सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे S1, S2, S3 तीनों का कॉस्ट कॉफिशिएंट हम जीरो लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं Cj माइनस Zj। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल कह रहा है सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है और हमें इसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 और हमारे पास कुछ कंस्टेंट्स दे रखे हैं, यानी कुछ कंडीशंस दे रखी है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है इस फंक्शन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है। इस बार क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंडीशंस में राइट साइड में जो कांस्टेंट हमारे पास दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, आगे 3 है और उसके आगे 3 है, इनको हम डिनोट करते हैं बी आई से। और ये जितने भी कांस्टेंट बी आई होंगे इनकी वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू इनकी होनी चाहिए। अगर किसी कांस्टेंट बी आई की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम उस कांस्टेंट को फिर माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीन नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स x1, x2, x3 गिवन है और पहली कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि x1 प्लस 2x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में x1 प्लस 2x2 है इसकी वैल्यू 4 के इक्वल या उससे कम है। अब क्योंकि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू कम है इसीलिए हम मान के चलते हैं कि हम x1 प्लस 2x2 में एक वेरिएबल s1 ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने पे ये जो वैल्यू कम थी ये अब 4 के इक्वल हो जाएगी। यानी बेसिकली हम इन इक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल हम S1 यूज कर रहे हैं ये वेरिएबल हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये S1 हमारा नेगेटिव हुआ यानी इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो यहाँ पे x1 प्लस 2x2 में S1 नेगेटिव है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन हम तो इसे इक्वल करना चाहते हैं इसीलिए ये S1 नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप सेकंड कंडीशन में देखें तो यहाँ पे 2x1 प्लस x2 ये लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसमें भी हम एक वेरिएबल s2 ऐड करेंगे और इसी तरह से थर्ड कंडीशन में भी हम एक वेरिएबल s3 ऐड करेंगे। और ये जो वेरिएबल s1, s2, s3 मैंने ऐड किए इन वेरिएबल्स को कहा जाता है स्लैक वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे पास दी है वो स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे मैं इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्लैक वेरिएबल s1, s2, s3 को ऐड करने के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3, इसमें आगे मैं स्लैक वेरिएबल s1, s2 और s3 ऐड करूंगा। अब क्योंकि ये स्लैक वेरिएबल हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन में यानी इसके प्रॉफिट में इनकी वजह से कोई फर्क ना आए, इस वजह से हम इनका जो कॉस्ट कॉफिशिएंट है वो जीरो लेंगे। तो यहाँ पे S1, S2, S3 तीनों का कॉस्ट कॉफिशिएंट हम जीरो लेंगे। अब इसके बाद जो पहला कंस्ट्रेंट स्लैक वेरिएबल को ऐड करने के बाद हमारे पास आया था वो था x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 4। इस कंडीशन में x3, s2 और s3 हमारे पास नहीं था तो इनके कॉस्ट कोएफिशिएंट हम जीरो रखेंगे। इसी तरह से सेकंड कंस्टेंट हमारे पास था 2x1 प्लस x2 और इसमें हमने ऐड किया था s2 और इसकी वैल्यू इक्वल हो गई थी 3 के। और यहाँ पे x3, s1 और s3 नहीं था तो इनका कॉस्ट कोएफिशिएंट जीरो रहेगा। और इसी तरह से हमें थर्ड कंस्टेंट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहां से आगे आपने क्या करना है,
अब यहां से आगे आप कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब अगर पहली इक्वेशन में हम x1, x2, x3, s1, s2, s3 के कोफिशिएंट देखें तो वहां से हमें कोफिशिएंट मिल जाएंगे। x1 का कोफिशिएंट 1 था, x2 का 2 था, आगे 0 था, फिर 1 0 0 आगे था। इसी तरह से अगर सेकंड में देखें तो वहां पे हमारे पास x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, आगे x2 का 1 है, x3 का 0 है, आगे हमारा 0 1 0 आएगा। इसी तरह से थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का 1 है, x3 का 4 है, आगे 0 0 1 हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट वाले तीन हमारे पास है ये स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 के कोफिशिएंट हैं और यहाँ पे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है जिनको हमने स्टार्टिंग में bi बोला था, इनको हम सॉल्यूशन वैल्यू भी बोलते हैं और इनको हम डिनोट करेंगे x और उसके बेस में b, यानी x भी हमारे पास यहां से मिल जाएगा 4 3 और 3। और इसके साथ ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के कॉफिशिएंट है यानी कॉस्ट कॉफिशिएंट है, उनको हम डिनोट करेंगे सीजे के साथ। जैसे x1 का कॉफिशिएंट हमारा 2 है तो यहां से हमें सीजे की वैल्यू 2 मिलेगी, आगे 4 फिर 1 आगे 0 0 0, ये हमारे कॉस्ट कॉफिशिएंट रहेंगे। अब इन वैल्यूज के बेस पे हम एक टेबल बनाएंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे बेसिक वेरिएबल और फर्स्ट टेबल में जो हमें बेसिक वेरिएबल मिलेंगे वो हमारे स्लैक वेरिएबल रहेंगे। तो यहां से बेसिक वेरिएबल हमें मिले s1 s2 और s3 और इसके आगे हम लिखते हैं xb। xb हमारी सॉल्यूशन वैल्यूज होती है और ये वो कांस्टेंट वैल्यू होती थी जो राइट साइड में होती है। तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 4, आगे नेक्स्ट 3 थी और आगे भी हमारे पास 3 था। और यहां पे हम लिखेंगे cb। cb हमारा होगा कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, यानी S1 का जो कॉस्ट कॉफिशिएंट था वो 0 था, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लिखते हैं। S2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट भी हमारा 0 था, S3 का कॉस्ट कॉफिशिएंट भी हमारा 0 था। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कॉफिशिएंट आएंगे बेसिक वेरिएबल के और यहाँ ऊपर हम लिखेंगे कॉस्ट कॉफिशिएंट सभी वेरिएबल के। तो यहाँ पे ये हमारे कॉस्ट कॉफिशिएंट थे CJ, इनको हमने इस टेबल में ऊपर लिखना है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अब नीचे यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ। पहला वेरिएबल हमारा x1 था और उसके बाद x2, आगे हमारा x3 और उसके आगे s1, फिर आगे s2 और उसके आगे s3। x1 का कॉस्ट कॉफिशिएंट हमारा 2 था, x2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट हमारा 4 था, x3 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 1 था, आगे s1 s2 और s3 तीनों का कॉस्ट कॉफिशिएंट 0 था। अब यहाँ बीच में हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने ऊपर बनाई थी और उस मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि लास्ट वाले तीन वेरिएबल के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, यानी 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 0 और लास्ट में यहाँ पे 0 0 1। और आगे जो हमारे कॉफिशिएंट थे वो थे 1 2 0 फर्स्ट रो में, यहाँ पे 1 2 आगे 0 और सेकंड रो हमारे पास थी 2 1 0 2 1 0 और थर्ड रो अगर हम देखें तो थर्ड रो हमारे पास थी 1 1 4 1 1 4। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ZJ। अब ZJ में सबसे पहले हम यहाँ पे पहली वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको हम बोलेंगे Z। अब Z की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पे XB में पहली वैल्यू हमारे पास 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, यानी यहां से हमें मिलेगा 4 इंटू 0 प्लस सेकेंड वैल्यू हमारे पास 3 है, इसको भी हम कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां से हमें मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 3 और यहाँ पे 0 है तो आगे हमें 3 इंटू 0 मिलेगा और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। तो हमारी Z की वैल्यू यहां से आएगी 0। एक चीज आपको यहां से और क्लियर होगी कि अगर CB यानी कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल आपके सारे 0 हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू 0 ही मिलनी है। अब इसके बाद हम ZJ की आगे वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 1 इंटू 0 0 हमें मिलेगा प्लस आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 2 इंटू 0 0 मिलेगा। इसी तरह से प्लस आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 1 इंटू 0 0 मिलेगा और यहां से तीनों को ऐड करने पे भी हमें 0 मिला।
अब क्योंकि जिनके साथ हम मल्टीप्लाई आगे कर रहे हैं सीबी के साथ वो सारे जीरो हैं, तो यहां से वैल्यू आपको जीरो ही मिलने वाली है। इसी तरह से आगे भी जीरो मिलेगा, उसके आगे भी जीरो मिलेगा, उससे आगे भी जीरो मिलेगा, आगे भी जीरो मिलेगा, और लास्ट में जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो प्लस वन मल्टीप्लाइड विद जीरो, यहां से भी आपको जीरो ही मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं सी जे माइनस जेड जे। सी जे माइनस जेड जे को हम डिनोट करते हैं डेल्टा जे से भी। और सी जे की पहली वैल्यू हमारे पास ऊपर टू है, इसमें से जेड जे यानी यहाँ पे पहली वैल्यू जीरो को हम माइनस करेंगे तो टू माइनस जीरो हमारे पास यहाँ पे आएगा टू। और नेक्स्ट सी जे हमारे पास फोर है और नीचे जेड जे हमारे पास जीरो है, तो फोर माइनस जीरो हमारा फोर आएगा। और ऊपर सी जे हमारे पास वन है, नीचे जेड जे हमारे पास जीरो है, तो वन माइनस जीरो हमारे पास वन आएगा। ऊपर हमारे पास सी जे जीरो है, नीचे जेड जे जीरो है, जीरो माइनस जीरो जीरो आएगा, आगे भी जीरो आएगा, उससे आगे भी हमारे पास जीरो आएगा। यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे जेड जे हमारे जीरो हैं, जब सारे के सारे जेड जे जीरो होंगे तो ये जो ऊपर सी जे की वैल्यू है यही वैल्यू हमें नीचे मिल जाती है सी जे माइनस जेड जे में। अब यहाँ पे जो हमने डेल्टा जे की वैल्यू निकाली वो सारी की सारी डेल्टा जे की वैल्यू अगर हमें लेस देन इक्वल टू जीरो मिलती है, यानी सारी की सारी वैल्यू हमें जीरो या फिर नेगेटिव मिलती है, तो उस केस में यही सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाता है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट को हम और इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एक भी ऐसा डेल्टा जे मिला जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो, तो फिर ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉफिट को हम और इंक्रीज यहां से कर सकते हैं। जैसा कि इस बार हमारे जो डेल्टा जे है वो हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। पॉजिटिव मिलने का ये मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर आपको डेल्टा जे की वैल्यू पॉजिटिव भी मिल रही है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डेल्टा जे की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे डेल्टा जे की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास फोर है, तो हम इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। और इस कॉलम में अगर आप ऊपर वेरिएबल देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा x2 है। इस वेरिएबल को कहा जाता है इनकमिंग वेरिएबल या फिर इनकमिंग वेक्टर। अब क्योंकि इनकमिंग वेरिएबल हमें मिल गया तो हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करते हैं। अब रेशियो हमें कैसे मिलेगा? रेशियो हमें मिलता है यहाँ पे जो एक्स बी की वैल्यू है, जैसे पहली वैल्यू फोर है और x2 के नीचे जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें वैल्यू यहाँ पे टू है, तो हमारा पहला रेशियो आता है फोर डिवाइडेड बाई टू और यहाँ से हमें मिलेगा टू। नेक्स्ट हमारे पास एक्स बी की वैल्यू थ्री है और यहाँ पे नेक्स्ट कॉफिशिएंट वन है, तो थ्री डिवाइडेड बाई वन यहाँ से हमें मिलेगा थ्री। और उसके बाद हमें नेक्स्ट रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पे थ्री है आगे वन है, तो यहाँ से भी थ्री डिवाइडेड बाई वन यानी यहाँ से भी वैल्यू हमें मिलेगी थ्री। अब एक चीज का और आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें फोर जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो एक जगह मिली। अगर यहाँ पे नीचे मैक्सिमम वैल्यू आपको एक से ज्यादा जगह सेम मिलती है तो उस केस में आपकी चॉइस होती है, आप उनमें से किसी भी वेरिएबल को इनकमिंग वेरिएबल मान सकते हो। अब यहाँ पे अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो में हमें मिनिमम रेशियो चूज करना होता है और मिनिमम रेशियो हमें यहाँ से मिला टू। नेक्स्ट रेशियो हमारे थ्री और थ्री है, वो दो से ज्यादा है। मिनिमम रेशियो हमारा टू सिलेक्ट हुआ, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो हमारी सिलेक्ट हुई। अब फर्स्ट रो और जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम देखें तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ है और फर्स्ट रो भी सेलेक्ट हुई, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये पॉइंट मिला और इस एलिमेंट को हम कहते हैं की एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें टू की एलिमेंट मिल गया। अब अगर मान लो आपको मिनिमम रेशियो, जैसे यहाँ पे मिनिमम रेशियो दो हमें मिला, अगर ये दो जगह सेम मिलता तो उस केस में नेक्स्ट जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो डी जनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। वहां पे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग रहता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि फर्स्ट रो हमारी सेलेक्ट हुई है, फर्स्ट रो में आगे अगर आप बेसिक वेरिएबल देखें तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल S1 है। इस S1 को हम कहते हैं आउटगोइंग वेक्टर। यानी अब जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें होगा क्या, ये जो S1 वेरिएबल होगा ये बाहर निकल जाएगा बेसिक वेरिएबल से और यहाँ पे नया वेरिएबल इसकी जगह आ जाएगा और वो वेरिएबल हमारा x2 होगा जिसको हमने इनकमिंग वेक्टर बोला है। यानी नेक्स्ट टेबल में हम S1 की जगह x2 लिखेंगे और क्योंकि x2 का जो कॉफिशिएंट हमारा है वो 4 है, तो यहाँ CB में अब जीरो की जगह फिर 4 आ जाएगा और आगे जो ये बीच में मैट्रिक्स बनी हुई है ये भी चेंज हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं मैट्रिक्स में, वो भी मैं आगे आपको बताता हूं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारी जो रो सेलेक्ट हुई है वो ये वाली फर्स्ट रो सेलेक्ट हुई है। फर्स्ट रो में हमारे पास की एलिमेंट हमारा 2 था। अब इस 2 को हम 1 बनाते हैं। तो 2 को 1 बनाने के लिए हम इस पूरी रो को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2। आगे हमें मिल जाएगा 1/2 और यहाँ से 2/2 हमें 1 मिल जाएगा। और उसके बाद आगे नेक्स्ट 0/2 यानी यहाँ से 0 मिलेगा। आगे हमारे पास S1 है, क्योंकि S1 हमारा आउटगोइंग वेक्टर है तो इसको लिखने की जरूरत अब नहीं है। S1 को हम नहीं लिखेंगे। S2 में नीचे 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 2 हमें 0 मिल जाएगा। S3 में भी 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हमें 0 मिल जाएगा। अब इसके नीचे वाली जो दो रोज हैं उन्हें मैं एक बार लिख देता हूं। यहाँ पे हमारे पास 3 है और इससे आगे हमारा 2 है, फिर आगे हमारा 1 है, उससे आगे हमारा 0 है। और ये वाला कोफिशिएंट हमारा S1 का था तो S1 को हम नहीं लिख रहे हैं। आगे हमारे पास 1 है, उससे आगे 0 है। थर्ड रो में यहाँ पे हमारे पास 3 है, उससे आगे 1 है, उसके आगे 1 है, आगे 4 है, उसके बाद 0 है और उसके बाद 1 है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो की एलिमेंट वो ये था जिसको हमने 1 बनाया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इस 1 के नीचे वाले जो दो एलिमेंट है उनको 0 बनाते हैं। नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन लगेगी। R2 में ऑपरेशन हम लगाएंगे R2 माइनस R1 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो हमें सेम मिलेगी, 2 हाफ 1 0 0 0। और यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 1। 2 में से हाफ को माइनस कर देंगे तो यहां से मिलेगा 3/2। 1 - 1 ये हमारा 0 मिल जाएगा। आगे हमारा 0 रहेगा, आगे 1 रहेगा, उसके आगे 0 रहेगा। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। आगे 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा। आगे 0 आएगा, 4 - 0 हमारा 4 रहेगा, 0 - 0 0, 1 - 0 1। अब यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज थी ये हमारी एक्स बी की वैल्यू थी। अब हम नया टेबल बनाएंगे, तो आगे चलते हैं। टेबल में आपने देख लिया है कि यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज यानी एक्स बी, और यहाँ पे आगे लिखते हैं हम बेसिक वेरिएबल, और उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि S1 हमारा आउटगोइंग वेक्टर था, S1 यहाँ से हट गया, S1 की जगह हमारा इनकमिंग वेक्टर X2 आ गया। और नीचे इसके S2 और S3 हमारे पास था। S2 और S3 का कॉस्ट कॉफिशिएंट हमारा 0 था। X2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट हमारा 4 था। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे X1, आगे हमारा वेरिएबल X2 और उसके बाद X3। S1 क्योंकि आउटगोइंग वेक्टर था उसको अब हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे S2 लिख देंगे और उसके आगे S3। X1 का हमारा कॉस्ट कॉफिशिएंट 2 था, X2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 4 था, आगे 1 था और इन दोनों के कॉस्ट कॉफिशिएंट हमारे 0 थे। अब हमने अभी जो मैट्रिक्स बनाई थी वो यहाँ पे रख देंगे। एक्स बी की वैल्यू हमें 2 1 और 1 मिली थी, और आगे हमारे पास 1/2 यहाँ पे आया था, और उसके बाद यहाँ पे 3/2, नेक्स्ट 1/2, और आगे वो की एलिमेंट हमने 1 किया था उससे नीचे वाली दोनों वैल्यूज हमारी 0 आ गई थी। और उसके बाद हमारे पास 0 0 4 आया था। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास 0 1 0 आया था, यहाँ पे 0 1 0, और उसके बाद आगे हमारे पास 0 0 1 आया था, तो यहाँ पे 0 0 1 होगा। ये ऊपर हमारे सी जे कॉस्ट कॉफिशिएंट थे। अब यहाँ पे जेड जे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम बोलते हैं जेड, और जेड को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा रहता है सी बी एक्स बी। ये हमारा सी बी है, ये एक्स बी है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो पहला हम 4 × 2 करेंगे, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, आगे 1 है तो 0 × 1 करेंगे, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे 0 आगे 1 है तो 0 × 1 और होगा, और यहाँ से हमें 4 × 2 = 8 मिल जाएगा, यानी z की वैल्यू हमारी 8 होगी। अब आगे वाले क्योंकि दोनों 0 है तो इनसे हमें आगे वालों से वैल्यू 0 ही मिलेगी, और ओवरऑल वैल्यू हमें स्टार्टिंग वाले से मिलेगी। यानी यहाँ पे आगे जब हम ZJ फाइंड करेंगे तो ये हाफ इंटू 4 होगा, हाफ इंटू 4 हमें 2 मिलेगा, 3/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 4 से हमें 2 मिला, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से आगे 1 × 4 यहाँ से हमें 4 मिलेगा, और आगे 0 × 4 यहाँ से 0 मिलेगा, आगे 0 × 4 यहाँ से 0 मिलेगा, और आगे 0 × 4 यहाँ से 0 मिलेगा। अब नीचे हम फाइंड करते हैं डेल्टा जे, जिसका फॉर्मूला रहता है सी जे माइनस जेड जे। अब ऊपर हमारे पास सी जे 2 है, जेड जे हमारा 2 आया है, तो 2 - 2 0 होगा। सी जे हमारा 4 है, नीचे हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा।
ऊपर Cj हमारा 1 है, नीचे हमारा 0 है, तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे 0 है, नीचे 0 है, 0 माइनस 0 0 आएगा, आगे 0 माइनस 0 हमारा 0 आएगा। अब डेल्टा जे की जो हमने वैल्यू निकाली है, उसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई मिल रही है, यानी वहां पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, यानी नेट प्रॉफिट जो हमारा है वो इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे बाकी डेल्टा जे हमें 0 मिल गए, लेकिन सिर्फ एक हमें पॉजिटिव मिला 1। तो ऐसे केस में ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें अभी नहीं मिला, अभी हमें आगे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम पॉजिटिव में जो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो एक ही हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, यानी ये वाला कॉलम हमारा सेलेक्ट हुआ। और इसमें हमारा x3 वेक्टर ऊपर है, तो अब इनकमिंग वेक्टर हमारा x3 होगा। और इसके साथ हम यहाँ पे अब रेशो फाइंड करते हैं। रेशो रेशो में क्योंकि x3 हमारा सिलेक्ट हुआ है, एक्स भी यहाँ पे 2 है, और 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 0। नेक्स्ट हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 0। और आगे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से हमें मिला 1 बाई 4। अब 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो पहली दो वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिल गई, यानी रेशो जो डिफाइन हुआ वो इसी केस में हुआ। और एक ही हमें क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिली, तो यही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम इस वाली रो को सेलेक्ट करेंगे। और इस वाली रो में आगे अगर वेक्टर देखें, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल S3 है, तो ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर अब होगा। S3 और X3, S3 और X3 में अगर कॉमन एलिमेंट हम देखें, तो कॉमन एलिमेंट ये आ जाएगा, और ये हमारा इस बार की एलिमेंट रहेगा। अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, ये जो हमारा की एलिमेंट हमें यहां से मिला है, इसे हम 1 बनाते हैं। यानी ये जो रो हमने सेलेक्ट की है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे XB में 1 डिवाइडेड बाई 4 हमें 1/4 मिलेगा। आगे हमारे पास 1/2 है, 1/2 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 1/8। तो यहां से आगे 1/8 हमें मिलेगा। आगे 0 डिवाइडेड बाई 4 हमें 0 मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 हमें यहां से 1 मिल जाएगा। आगे 0 डिवाइडेड बाई 4 हमें यहां से 0 मिलेगा। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे अगर आप S3 को देखें, S3 हमारा इस बार आउटगोइंग वेक्टर है, तो इसको आगे हम टेबल में नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा टारगेट ये होता है कि जो की एलिमेंट को हमने 1 बनाया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी रोज में जो एलिमेंट्स है उनको हम 0 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले दो एलिमेंट है, इनको हम 0 बनाएंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 है, इसीलिए ये जो हमारी दो रोज हैं ये चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज हमारे पास रहेगी। तो अब आगे नेक्स्ट आइट्रेशन करते हैं, यानी नेक्स्ट टेबल हम यहाँ से बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स बी सॉल्यूशन वैल्यूज, यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल और उसके साथ कॉफिशेंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। ऊपर हमारे पास सी जे आते हैं, कॉस्ट कॉफिशेंट। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं जेड जे, और यहाँ पे डेल्टा जे फाइंड करते हैं, जिसकी वैल्यू सी जे माइनस जेड जे से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल लिखूं, तो पहला वेरिएबल हमारा x1 है, उसके बाद हमारा x2 है, उसके बाद x3 है। S1 हमारा पहले केस में आउटगोइंग वेक्टर था, वो हमारा बाहर निकल गया है, उसे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे S2 यहाँ पे। S3 भी हमारा आउटगोइंग वेक्टर था इससे पहले वाले केस में, तो वो भी बाहर चला गया है। इसके बाद बेसिक वेरिएबल में पहला वेरिएबल हमारा x2 था, जो लास्ट केस में इनकमिंग वेक्टर था। और उसके बाद यहाँ पे बीच में S2 हमारे पास था, और अभी हमारा क्योंकि S3 चला गया है, उसकी जगह x3 इनकमिंग वेक्टर आया है। x1 का जो हमारा कॉस्ट कॉफिशिएंट था वो 2 था, x2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 4 था, x3 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 1 था, s2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 0 था। x2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 4 था, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। s2 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 0, x3 का कॉस्ट कॉफिशिएंट 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब आगे हमने टेबल में xb की वैल्यू देखी थी, पहली वैल्यू हमारे पास 2 थी, यहाँ पे हमारे पास 1 था, और अभी हमारे पास यहाँ पे 1/4 आया है। आगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1/8 आई थी, उससे आगे x2 में हमारे पास 0 आया था, उससे आगे यहाँ पे हमने 1 बनाया था, और आगे s2 में हमारे पास यहाँ पे 0 था। और ऊपर वाली दो रो हमने एज इट इज लिखनी थी, तो पिछले टेबल में हमारी जो रोज थी, वहां पे x1 में यहाँ पे हमारे पास हाफ था, x2 में हमारे पास 1 था, x3 में यहाँ पे 0 था, और S2 में भी हमारे पास यहाँ पे 0 था। और सेकंड रो में x1 में यहाँ पे हमारे पास 3/2 था, x2 में हमारे पास यहाँ पे 0 था, x3 में हमारे पास यहाँ पे 0 था,
और S2 में हमारे पास यहाँ पे 1 था। अब इसके बाद यहाँ पे हम फाइंड करेंगे Z, और Z के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं CB इंटू XB। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 हमारा 8 होगा, प्लस आगे 1 इंटू 0 हमारा 0 होगा, प्लस आगे 1/4 इंटू 1 हमारा 1/4 होगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 8 प्लस 1/4, और 8 प्लस 1/4 को हम सॉल्व करेंगे। 8 फोर जा 32 प्लस 1 यानी 33/4 हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी, 33 डिवाइडेड बाई 4। आगे इसके बाद यहाँ पे हाफ है, हाफ मल्टीप्लाइड विद 4, यहाँ से हमें मिलेगा 2, प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड विद 0, यहाँ से 0 ही मिलेगा। आगे 1/8 मल्टीप्लाइड विद 1, यानी यहाँ से मिलेगा 1/8, और 2 प्लस 1/8 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 17/8 हमें मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारा 17/8 आएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 4 हमारा 4 आएगा, 0 इंटू 0 0 मिलेगा, प्लस 0 इंटू 1 यहाँ से भी 0 मिलेगा, यानी यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 4। आगे 0 इंटू 4 हमारा 0 होगा, 0 इंटू 0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे 0 इंटू 4 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें 0 ही मिलेगा। अब हम फाइंड करेंगे CJ माइनस ZJ। ऊपर हमारे पास 2 है, नीचे हमारे पास ZJ 17/8 है, यानी हमें 2 से माइनस करना है 17/8। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 8 2 जा 16 माइनस 17, यानी -1/8। आगे यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे 4 है, 4 माइनस 4 0 आएगा। ऊपर 1 है, नीचे 1 है, 1 माइनस 1 0 आएगा। ऊपर 0 है, नीचे 0 है, 0 माइनस 0 0 आएगा। अब अगर आप डेल्टा जे को देखोगे, यानी CJ माइनस ZJ को देखोगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यू या तो 0 है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कोई भी हमें नहीं मिली। अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलती है, इसका ये मतलब है ये जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी इससे ज्यादा नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, यानी बेसिकली हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लिया। तो यहां से अब हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देयरफॉर यहां से हमें x1 x2 और x3 की वैल्यूज मिलेगी। सॉल्यूशन वैल्यू हमें xb से मिलती है। अब यहाँ पे xb में x2 की वैल्यू 2 है, तो यहां से हमें x2 मिल जाएगा 2। x3 की वैल्यू 1/4 है, तो यहां से हमें x3 की सॉल्यूशन वैल्यू मिलेगी 1/4, और हमें बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे x1 नहीं मिला, इसीलिए उसकी सॉल्यूशन वैल्यू रहेगी 0। अब इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3, और यहां से हमें मिलेगा 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस 4 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास है 1/4। तो यहां से हमें मिलेगा 0 प्लस 8 प्लस 1/4, यानी यहां से हमें वैल्यू मिली 33/4। तो ये था हमारा सिंपलेक्स मेथड का एक एग्जांपल। अब मान लो अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का दे रखा है, यानी आपको दे रखा हो मिनिमाइज z, तो मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट, और माइनस मिनिमाइज z ये आपका इक्वल हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल आप z डैश ले सकते हैं। तो आपका मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन से ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप टेबल बनाओगे तो वहां पे जो डेल्टा जे की वैल्यू आप निकालते हो, और डेल्टा जे की वैल्यू क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन इक्वल टू 0 आपके पास आनी चाहिए, मिनिमाइजेशन के केस में वही वैल्यूज आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, यानी वहां पे आपकी कंडीशंस फिर चेंज हो जाती है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।